और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। यूथ कांग्रेस के 112 पदाधिकारियों को हटाने से ये खबर जुड़ी हुई है। इस मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पदाधिकारियों को सफाई पेश करने का मौका देगा यूथ कांग्रेस आला कमान। आदेशों की पालना न होने के कारण पूछे जाएंगे, जिसकी वजह सही पाई जाएगी उसे फिर से दिया जा सकता है पद। इस संबंध में जल्द ही शिमला में बैठक भी होगी। तो यूथ कांग्रेस के 112 पदाधिकारियों को हटाने से जुड़ा है मामले पर अब सूत्र के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पदाधिकारियों को सफाई पेश करने का मौका भी दिया जाएगा। आदेशों की पालना न होने के कारण पूछे जाएंगे, जिसकी वजह सही पाई जाएगी उसे फिर से मौका दिया जा सकता है। इस संबंध में शिमला में बहुत जल्द एक बैठक भी बुलाई जा सकती है। और हमारे सहयोगी रणवीर शिमला से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रणवीर, कहा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस ने अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही कि जिन 112 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की थी, अब इनमें थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि अब इसका कारण पूछा जाएगा। जो कमी रह गई थी, जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे, इसके पीछे कारण क्या वो पूछा जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर एक जो सूची है वो बहुत बड़ी है। 112 पदाधिकारी है, एक बड़ा नाम इसमें जो यूथ कांग्रेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो यदुपति ठाकुर का नाम भी इसमें। देखिए एक संदेश जो यूथ कांग्रेस का जो आला कमान है वो ये देना चाह रहा था कि अगर बार बार नेताओं को बुलाया जाता है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे और पार्टी से संबंधित कार्य हो, वहां पर ये उपस्थित नहीं हुए। लेकिन अभी जिस तरह के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, दिल्ली में हाल ही में संसद घेराव किया गया, राहुल गांधी का मसला चल रहा है, तो ऐसे में जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो संगठन के साथ खड़े हों, एक रणनीति बनाई जाती है। लेकिन ये हवाला दिया गया, जो यूथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से यह हवाला दिया गया कि ये जो पदाधिकारी है ये पूरी तरह से सक्रिय नहीं थे, इसलिए इनको हटाया गया और इनको जो है सेवाएं अस्थायी तौर पर इनकी जो है वो खत्म की गई है। लेकिन अभी जो सूत्र ये बता रहे हैं कि इसे जो है एक तानाशाही फरमान ना माना जाए, इसलिए अगले हफ्ते एक बैठक की जाएगी। शिमला में ही ये बैठक होगी और इन सबके साथ जो है यूथ कांग्रेस के जो प्रभारी हैं और जो दूसरे जो बड़े नेता है यूथ कांग्रेस के, वो यहाँ शिमला में बैठक करेंगे। वहां पर एक मौका दिया जाएगा, सफाई देने का मौका दिया जाएगा और उनसे वजह भी पूछी जाएगी कि आखिर क्यों आदेशों की अवहेलना की गई है। और ये मौका कांग्रेस के पास इस वक्त इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि राहुल गांधी को लेकर पूरे देश में कांग्रेस जो है वो हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और पार्टी में जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े और जो पदाधिकारी है वो काम करें। तो देखना होगा कि अब जब ये बैठक होगी कौन किस तरह की दलील पेश करेगा, अपनी सफाई में क्या कहेगा, उसमें एक मौका जरूर रहेगा कि जिसकी वजह सही होगी, जिसका रीजन जेन्युइन होगा, उसे शायद जो है फिर से पद दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर अभी निकल कर रही है। बिल्कुल, यानी रणवीर, ये एक राहत भरी खबर कही जा सकती है उन तमाम 112 पदाधिकारियों को लेकर जिन पर कहा जा रहा था कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अब एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग गया है कि मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद जिसकी गलती पाई जाएगी उसी को सजा दी जाएगी, बाकी जहां पर नरमी बरतने का होगा वहां पर नरमी बरती जाएगी। सूची बहुत लंबी है। प्रदेश कार्यकारिणी का एक उपाध्यक्ष है, 20 महासचिव है और 29 के करीब सचिव हैं और 4 जॉइंट सेक्रेटरी हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो 68 में से 47 विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों को पद से हटाया गया है। देखिए, पहली वजह तो यही है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने किया, सभी को दिल्ली में मौजूद रहना था। लेकिन जिस तरह से अब इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, आप कीजिएगा, जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं वो लगातार हमलावर हैं और राहुल गांधी के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां जो संख्या जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है वो कम नजर आ रही है, ऐसा अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पर जो है कांग्रेस यूथ कांग्रेस दिखाना चाहती है,
संख्या का भी इसमें जो है एक अहम रोल है। और दूसरा, जो संगठन में जो अनुशासन है वो बना रहना चाहिए और अवहेलना ना हो। देखिए, अभी कर्नाटक में चुनाव होने हैं, उसके बाद यहाँ पर नगर निगम शिमला का चुनाव होना है और लोकसभा चुनावों के लिए 2024 में भी ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में हर लिहाज से यूथ कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है। इस लिहाज से ये एक कड़ा संदेश कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को दिया गया है कि अगर कोई गंभीर नहीं है अपनी जिम्मेदारी के प्रति तो उस पर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। अबू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में ये एक बड़ी खबर है कि यूथ कांग्रेस के 112 पदाधिकारियों को हटाने से जुड़ा है ये पूरा मामला, जिस पर हमारे सहयोगी जिस तरह से रणवीर बता रहे थे कि इन पदाधिकारियों को सफाई पेश करने का भी एक मौका दिया जा सकता है। यूथ कांग्रेस आला कमान अब इसमें पहली नजर में देखेंगी कि किससे कारण आखिर क्या है जिसकी वजह से यह नहीं पहुंच पाए या कहां पर कमी रह गई, और इस संबंध में जल्द ही एक बैठक शिमला में बुलाई जा सकती है ताकि पद अधिकारी अपनी सफाई पेश कर सके और उन्हें कम से कम एक मौका दिया जा सके अपने बचाव में बोलने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में निवेश ब्यूरो की स्थापना कर रही है, यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रस्तावित निवेश ब्यूरो पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस निवेश ब्यूरो की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत की जाएगी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हें निवेश से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया है। राहुल कभी सावरकर नहीं हो सकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी 7 मामलों में बेल पर हैं। उन्होंने पिछड़े समाज का अपमान किया है। वो इतने अहंकारी हैं कि पिछड़े समाज से माफी नहीं मांग सकते। केंद्रीय मंत्री ने सजा के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने को लेकर भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में इस मामले में भ्रम फैला रही है। अरे भाई, जब इनकी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में जजमेंट दी थी, तब राहुल गांधी जी की सरकार उस समय ऑर्डिनेंस ला रही थी। ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने हाई मॉरल ग्राउंड लेते उसके ऑर्डिनेंस को फाड़ा था। आज जेल में है, आज जेल सजा हुई है इनको 2 साल की। ये अनुराग ठाकुर ने या किसी मोदी सरकार ने कानून नहीं बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013 की है। राहुल गांधी जी ने कोई पहली बार माफी नहीं मांगी, 2018 में भी माफी मांगी थी। जो कहते ना कि गांधी माफी नहीं मांगता, अरे वीर सावरकर जी का अपमान कर दिया आपने। राहुल कभी सावरकर हो भी नहीं सकता क्योंकि सावरकर जी ने देश के लिए जेल भुगती थी। आपका जो पृष्ठभूमि है वो दिखाता है। आप तो नाभा जेल में जब नेहरू जी को डाला गया था तो लिखित में माफी मांगकर आए थे। राहुल जी जरा पीछे पढ़ के देख लेना क्या हुआ था। सावरकर जी ने देश के लिए काल कोठरी में रहे, वापस आकर स्वतंत्रता सेनानियों के बाकियों के साथ जोड़कर देश को उस ओर लेकर गए। मेरा सवाल केवल इतना है, अगर आपने 2018 में माफी मांगी थी तो 2019 में आपके खिलाफ 7 मुकदमे और चल रहे हैं जिसमें आप बेल पर हो। मैं आप सबको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक मामले में नहीं, राहुल गांधी जी 7 मामलों में बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं और ऐसे 6 और अवमानना के मुकदमे उनके ऊपर हैं जिनके ऊपर वो बेल पर हैं। दूसरी बात, अगर एनसीपी के सांसद लक्षद्वीप के जिनको 10 साल की सजा हुई वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनकी सजा पर रोक लग गई, अब उनको वापस सांसद बनाने का बोल दिया गया है। राहुल गांधी जी क्यों नहीं कोर्ट गए? पहली बात ये, राहुल गांधी जी ने माफी क्यों नहीं मांगी? पिछड़े समाज का अपमान किया, भरी सभा में किया, पूरे पिछड़े समाज को गाली निकाली। लेकिन पिछड़े समाज के आगे राहुल गांधी कैसे झुके? भाई इतने बड़े परिवार से आते हैं, उनका तो अहंकार इतना है कि वो पिछड़े समाज से माफी कैसे मांगे। दूसरी बात, वो कोर्ट में वापस जा सकते थे अपील करने।
कांग्रेस पार्टी में 6 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई और बड़े वकील हैं वो। क्या एक ने भी राहुल गांधी जी को सलाह नहीं दी कि आप जाके कोर्ट में अपील कीजिए, आपके दंड पर रोक लग जाएगी, आप सांसद बने रहेंगे? और इसमें लोकसभा का रोल कहां है शिवानी जी? इसमें तो जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है उसी क्षण उसी पल आपकी सदस्यता चली जाती है। केवल लोकसभा सेक्रेटरीएट को आपको उसकी पुष्टि करनी होती है जी। तो भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश भर में कि राहुल गांधी के खिलाफ अन्याय। ये 14 लोगों की सूची है जी, ये सबके ऑर्डर्स मैं साथ में लेकर आया हूं। जयललिता जी से लेकर लालू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक सबके ऑर्डर हैं। कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन गांधी परिवार अपने आप को भारत के कानून से ऊपर समझता है, भारत की संसद से ऊपर समझता है और अपने आप को देश से ऊपर समझता है। कभी जर्मनी के घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी अमेरिका में घुटने टेकता है, कभी इंग्लैंड में घुटने टेकता है। संवैधानिक संस्थानों पर सवाल खड़े करने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर जीत जाती है तो ईवीएम ठीक है और अगर हार जाती है तो ईवीएम को खराब बताने लगती है। क्या भारत के संवैधानिक संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर, सेबी पर, आरबीआई पर, बाकी संस्थाओं पर। इनको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। इन 75 वर्षों में जिन संस्थाओं के कारण भारत आगे बढ़ता गया, भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। दुनिया के किसी देश में इतना दम नहीं कि 140 करोड़ के देश में इतने साफ सुथरे चुनाव करवा लें। आप किसी राज्य में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, आप हार गए तो ईवीएम में खराबी है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद होने पर सियासी घमासान मच गया है। बुधवार को बजट सत्र के 12वें दिन सदन में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से योजना को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। इस पूरे मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अपने चहीतों, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के पैसे से पेंशन लगवाई। इसमें 100 बीघा जमीन के मालिक नेता भी शामिल हैं। विरोध करना सबका हक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस अधिकार का प्रयोग कर राजनीतिक आंदोलन कर लोग पेंशन के हकदार हो जाएंगे। विधायक संजय रतन ने भी इस योजना पर सवाल उठाए। इस योजना को लेकर सीएम सुक्खू भी कह चुके हैं कि वो बिल आने पर अपनी बात कहेंगे। जो लोकतंत्र प्रहरी योजना इन्होंने चलाई थी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी? क्या वो स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या वो देश के लिए लड़े? स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस की जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनका हम सम्मान करते हैं। पर जो इमरजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके तहत जो है वो इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, विरोध करना आपका हक है, पर उस चीज को लेकर आप उनको पेंशन लगा दें, ये कहां तक की बात है पब्लिक मनी से? मैं समझता हूं ये सरासर गलत है कि जिन्होंने विरोध किया, ठीक है, विरोध, मैं दोबारा बोलता हूं कि विरोध करना आपको कुछ चीज ठीक नहीं लगी किसी भी गवर्नमेंट की, आप विरोध करिए, बड़ी अच्छी बात है, पर क्या उनको पेंशन लगाना ये कहां तक जायज है? और जिन को पेंशन लगाई है, मैं आपको उनकी लिस्ट प्रोवाइड करता हूं, वो तो करोड़पति लोग हैं। लगानी है तो गरीब को लगाइए आप, हमारे पास डाटा है पूरा, हम आपको लिस्ट देते हैं, वो बिल्कुल उनके पास 100 बीघे तो जमीन है आज। आप बिल्कुल वेरीफाई करिए और पब्लिक को आप बताइए। देखिए, संविधान जो बनाया गया था उस समय, उसका राजनीतिक विरोध जिन लोगों ने किया है उनको तो पेंशन नहीं लग सकती, मेरा मानना है। वो प्रश्न ये था कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जो है वो कब बढ़ी थी, उनके परिवारों की पेंशन कब बढ़ी थी। 2017 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त फ्रीडम फाइटर्स की और विडोज़ की पेंशन जो है वो बढ़ाई गई थी। उसके बाद 2017 से लेकर 22 तक जो है वो पेंशन नहीं बढ़ाई गई, जबकि चंद लोग ही जीवित रहे हैं जिनकी वजह से आज देश आज़ाद है। आज हम जो है खुले वातावरण में जी रहे हैं, हम विधानसभा में आ रहे हैं या दूसरे हम काम कर रहे हैं। ये सब स्वतंत्रता सेनानियों के जो उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से आज हम जो है खुले आसमान के नीचे जो है वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने जो लोग इमरजेंसी में अरेस्ट हुए थे किसी न किसी कारणवश, अगर उन्होंने कालाबाजारी की थी या दूसरे किसी काम से जो है वो
इलीगल कोई काम किया था, उसकी वजह से इमरजेंसी में लोग अरेस्ट हुए थे, तो उनको इन्होंने पेंशन लगा दी। तो उनको ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन लोगों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इक्वेट करके उनके बराबर जो है पेंशन लगा दी। तो मेरा यही विरोध था कि पैसे वाले हैं, बड़े नेता हैं, चाहे कोई भी हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके लिए उनको पेंशन दी जाए। तो हमने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किया, अपना यौवन जो है वो देश की कुर्बानी के लिए खत्म किया, उन लोगों के साथ इनको इक्वेट करना जो है वो गलत है और इनकी पेंशन जो है वो बंद होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम जल्दी जो है वो विधानसभा में बिल लाएंगे और उस पेंशन को बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने एक योजना हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरी के नाते उन लोगों के लिए समर्पित की थी जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी का विरोध किया था और जेल की सलाखों के पीछे उनको कईयों को 19 महीने कुछ कम समय तक रहे, लेकिन लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। ऐसे में हमने उनके सम्मान के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके लिए एक छोटा सा अमाउंट जो है वो उनको मानदेय का तय किया था लोकतंत्र प्रहरी के नाते। और ये योजना सिर्फ स्कीम नहीं है, और इसको हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ला करके इसका एनेक्टमेंट हुआ है, यानी कि ये कानून बना। लेकिन उसके बावजूद वे वर्तमान सरकार ने उसको रद्द करने की घोषणा कर दी। तो आज हमने उनको पूछा कि आप बताएं कि आप इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं क्या, स्पष्ट करें अपनी बात को। वो कह नहीं पाए इस बात को। तो उसी के तहत हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे, आप पुनः विचार करिए और पुनः विचार करके इसको बहाल करिए, ताकि क्योंकि बड़ा नंबर नहीं है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, टोटल नंबर ये 80 के करीब है हिमाचल प्रदेश में कुल, ऐसे में बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। हमने कहा इस पर आप पुनः विचार करें, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ओर से कोई इस तरह का संतोषजनक जवाब आया नहीं। और हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। एक दिन में 255 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कोरोना संक्रमण से एक शख्स की मौत हुई है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 755 हो गई है और अस्पतालों में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। तो हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 255 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से एक शख्स की मौत बताई जाती है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हिमाचल में 755 हो गई है और अस्पतालों में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो लगातार कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और हिमाचल में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। सिर्फ आज एक दिन में 255 कोरोना पॉजिटिव मामले आए, जिसकी वजह से अब जो स्वास्थ्य विभाग है उसने चिंता जाहिर की है। यही वजह कि सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, मास्क लगाएं और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहें, घरों से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ की जगह पर ना जाएं और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। यानी जो प्रोटोकॉल है, इससे पहले जो प्रोटोकॉल अपनाया गया था उसी प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी कोरोना को एक तरह से हराया जा सकता है और कोरोना के इस खतरे से बचा जा सकता है। और उधर कांगड़ा में भी कोरोना से संक्रमित 85 नए मरीज मिले हैं, जिससे कांगड़ा में सक्रिय मरीजों की संख्या 179 पहुंच गई है। यहां बुधवार को कोरोना से संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो गई। तो कांगड़ा में भी कोरोना के जो मामले हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब यहां पर 85 नए मरीज मिले हैं कोरोना के, जिससे कांगड़ा में सक्रिय मरीजों की संख्या 179 पहुंच गई है। यहां बुधवार को कोरोना से संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो गई। तो उधर सीएम सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि सीएम ने कहा है कि इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है। S3N2 को लेकर भी सरकार अलर्ट है। देखिए, अभी टोटल एक्टिव केस बड़े हैं। पिछले कुछ समय से कोविड के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी होती जा रही है। टोटल केस 540 हो गया। यस्टरडे 140
केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले कल ही 140 केसेस की रिपोर्ट आई है। हमने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रिकॉशंस मेजर्स अपनाने चाहिए, और मेरा और भी सबसे अनुरोध रहेगा कि हमें थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, सभी स्थिति नियंत्रण में है, और इस दृष्टि से आने वाले समय में कि हम सब लोगों को मास्क भी लगाना चाहिए, और अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। और उधर सोलन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की सैंपलिंग बढ़ा दी है। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि पिछले कुछ समय से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और हॉस्पिटल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अब कोरोना के सैंपल की संख्या बढ़ाई गई है। हॉस्पिटल में भी एडमिट सभी मरीजों की जांच की जा रही है। के केसेस पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मामले डेफिनेटली बढ़े हैं, और अभी एट प्रेजेंट मेरे पास डिस्ट्रिक्ट में टोटल 70 एक्टिव केसेस हैं, और सारे के सारे केसेस हमारे होम आइसोलेटेड हैं। कोई भी पेशेंट जो है वो एडमिटेड नहीं है। सैम्पलिंग एक्चुअली अभी तक हम जो सैम्पलिंग है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।